हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपका डॉन न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 134 क्लास के अंदर। एंड एज यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशंस और ऐसे के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनकी हम एक डिटेल डिस्कशन करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। उसके अंदर हमारे ओपिनियन आर्टिकल्स भी आते हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स भी आते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स भी आते हैं, जो हमारे CSS और PMS एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा जो डॉन न्यूज़पेपर का एनालिसिस रहने वाला है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पायरर्स हैं वो अपने CSS 2027 के लिए, और जितने भी हमारे PMS एस्पायरर्स हैं, चाहे KPK के हैं, बलूचिस्तान के हैं, पंजाब के हैं, सिंध के हैं, वो भी अपने यहाँ पर जो है न्यू डेवलपमेंट्स को यहाँ पर कवर कर सकते हैं, जो हमें यहाँ पर नेशनल लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर होती हुई नज़र आ रही होती है। तो जो आपका ये 2026 ईयर रहने वाला है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स होते हुए हमें नज़र आ रही है। ठीक है, तो आई होप कि हमारे लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल हैं और उसके बाद आपकी काफ़ी हेल्प भी करते हैं। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी किया करें, इससे इंकरेजमेंट मिलती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। आज हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मलिया लोधी साहबा की ओपिनियन आर्टिकल रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके ऊपर हम काफ़ी ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास जो है और भी ओपिनियन आर्टिकल्स भी हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टाइम के रिलेटेड है बेसिकली। The bad news is time flies. The good news is that you are the pilot. कितनी मजे की बात है कि जहां पर हम बोल रहे हैं कि टाइम जो है आपका उड़ रहा है, भाग रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यू आर द पायलट, कि उस टाइम को दौड़ाने वाले, ये बेसिकली इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं हम, है ना। उस टाइम को दौड़ाने वाला कौन है? यू आर, है ना। तो आप जो यहां पर टाइम दौड़ा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टाइम को किस तरह जो है यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर स्टडी प्लान बनाकर अपना उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो देन आप टाइम को सही यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप सिविल सर्विस एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, आपका PMS है चाहे CSS एग्जाम है। तो जो आपके हम बात करते हैं ना, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, प्रिजर्वेंस, ये सारी चीज़ें आपकी टाइम के साथ कनेक्ट है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टाइम किस तरह जो है यूज करना है, क्योंकि टाइम इज मनी एंड डोंट वेस्ट इट ऑन यूजलेस थिंग्स। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने ओपिनियन आर्टिकल्स की तरफ। देन हम यहाँ पर जो है न्यूज़ आर्टिकल्स को भी देखेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, जिस तरह पहले भी लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ओपिनियन आर्टिकल रहने वाली है, मलिया लोधी साहिबा ने काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखी है। इसके ऊपर हम काफ़ी डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं कि जिस तरह आज पाकिस्तान को यहाँ पर टेररिज्म का यहाँ पर चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो बात करने वाले हैं बेसिकली हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करेंगे, और जो चैलेंज हमें फेस करने को मिल रहा है बेसिकली वो यहाँ से कहाँ से देखने को मिल रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी देखेंगे। यहाँ पर UNO की जो रिपोर्ट हमें नजर आई है, 37th रिपोर्ट यहाँ पर जो पब्लिश की गई है, उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में अक्टूबर के अंदर यहाँ पर वॉर होती है, जो 48 आवर्स, वो भी इंक्लूड है। उसके बाद जो टर्की और कतर ने एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया, उसको भी ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रेड के ऊपर बैन लगाया गया, दोनों कंट्रीज की तरफ से यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। तो यहाँ पर अफगानिस्तान को जो इकोनॉमिक प्रेशराइज किया गया ताकि जो है वो अपनी यहाँ पर डिमांड्स जो पाकिस्तान की तरफ से है वो मान ले कि बेसिकली टेररिस्ट ग्रुप्स जितने भी है वो यहाँ पर क्या करना है, उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, जो भी तक नहीं कर रहे वो क्या कर रहे हैं। दोहा पीस प्रोसेस जो हुआ हमें नजर आया 2020 के अंदर, उसकी वायलेशन देखने को मिल रही है दोस्तों। उसके साथ साथ और भी चीज़ें काफ़ी हैं जो हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पर है लैंड ऑफ द अनक्लियर, द कोर ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। इस चीज को देखने वाले हैं कि एनर्जी क्राइसिस को लेकर पाकिस्तान के अंदर एक काफी डिबेट हमें देखने को मिलती है, और ये सम टाइम हमारे कभी ऐसे के अंदर टॉपिक पूछा जाता है, कभी पाकिस्तान अफेयर के अंदर ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। कहीं ना कहीं पे चाहे आपका PMS एग्जाम है, चाहे आपका CSS एग्जाम है, कहीं ना कहीं पे हमें सब हेडिंग तो लाजमी देना पड़ती है, सब ऑर्डिनेट पॉइंट तो देना ही पड़ता है एनर्जी क्राइसिस को लेकर। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारे नेट मीटरिंग स्कीम
और उसके बाद नेट बिलिंग स्कीम, ये दोनों चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। थर्ड नंबर पर है हैवी कॉस्ट ऑफ द स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस की बात की जा रही है, बेसिकली रूट कॉजेज एंड अनएड्रेस्ड इश्यूज। इस चीज को यहां पर देखेंगे कि जो स्टेट और इंटरप्राइजेस जो आज हमें यहां पर कह ले कि एक बर्डन लग रही है और उसका खमियाजा जो है यहां पर पब्लिक जो है भुगत रही है, हालांकि यहां पर पीआईए को ऑलरेडी जो है यहां पर प्राइवेटाइज कर दिया गया है, ठीक है। इस चीज को यहां पर ऐड करेंगे। थर्ड नंबर पर है पाकिस्तान स्ट्रेटेजी क्लाउड इन फोकस एट म्यूनिख कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस क्या है। यहां पर जो है यूएसए डिप्लोमेटिक रिकग्निशन, पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया, यहां पर रीजनल पार्टनर कंसीडर किया है, रीजनल लेवल और ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर जो पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है उसको रिकग्नाइज किया गया है यूएसए की तरफ से। और ये बेसिकली कहां पर हुआ है, म्यूनिख, हमें यहां पर कॉन्फ्रेंस जर्मनी के अंदर देखने को मिली, वहां पर इस चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहां पर नेक्स्ट इसी के रिलेटेड है, म्यूचुअल इंटरेस्ट इन एनर्जी, माइनिंग, एयरक्राफ्ट, पार्ट ऑफ यूएसए टॉक्स ईरान। इस चीज को यहां पर देखेंगे, थोड़ा डिफरेंट है, ये पाकिस्तान से थोड़ा हटकर है, लेकिन ये है कि इसके रिलेटेड जो हम आगे न्यूज़ आर्टिकल्स ऐड करेंगे यहाँ पर या कुछ चीज़ें ऐड करेंगे वो काफ़ी इसके साथ रिलेट करती है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी यूएसए और ईरान के जो मामला थे उसके अंदर काफ़ी अपना रोल प्ले किया है, ठीक है। तो ईरान यूएसए न्यूक्लियर निगोशिएशंस आर की डेवलपमेंट्स एंड स्ट्रेटेजिक प्रेशर। इस चीज़ को भी यहाँ पर देखेंगे कि ईरान की तरफ से क्या डिमांड्स हैं हमें देखने को मिल रही है यूएसए की। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आ रही है कि बेसिकली जो रजीम चेंज का कहा जा रहा था, इसके ऊपर ऑलरेडी हमारा लेक्चर आ चुका था कि रजीम चेंज करना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर है। हालांकि सिचुएशन वही थी लेकिन की नहीं जा सकती थी ये भी। अब यूएसए की तो ऑलरेडी पॉलिसी रही है, गन बोर्ड डिप्लोमेसी तो हमें देखने को मिल ही रही है कि प्रेशराइज करके किसी ना किसी तरीके से अपनी बातें मनवा लेना, और वो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है वेनेजुला के अंदर भी, ग्रीनलैंड के अंदर भी। अब सारे डेनमार्क, यूरोपियन कंट्री, नेटो वाले जितने भी आप उससे डिस्कशन में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भाई इसके ऊपर जो है ना वो बात करनी पड़ेगी, है ना। तो अब ईरान के मामले में भी यही चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, क्या बात की गई है, इस चीज़ को भी यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑलरेडी अगर देखा जाए ओमान के अंदर हम लास्ट टाइम जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं, जो इनकी मीटिंग होती है, लेकिन वो इनडायरेक्ट मीटिंग होती है, आमने सामने मीटिंग हमें देखने को नहीं मिलती। अब बात करेंगे, हम वोकैब की बात करेंगे, और वोकैब के अंदर बेसिकली हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं कि कुछ यहाँ पर हमारे वर्ड्स होते हैं जो हम यहाँ पर कह लें कि न्यूज़पेपर से जितने भी होते हैं उनको यहाँ पर चूज़ करके जो है यहाँ पर फिर डिस्कस करते हैं, जो हमारे राइटिंग स्किल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो आप यहाँ पर रेपिटेशन का मसला जो आइडियाज़ है या वोकैब है उससे आप बच सकते हैं, ठीक है। तो वोकैब को लाजमी इनहेंस करें, वोकैब बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी। ये है कि आप ये मैटर करता है कि जब आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड आपकी कौन सी वोकैब है, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन आप वोकैब को जब यहाँ पर कंपाइल करते जाएंगे तो आपको अकॉर्डिंग टू टॉपिक टर्मिनोलॉजीज एंड जॉर्गन भी आप यूज़ करना सीख जाएंगे, क्योंकि जब आपके पास एक अच्छी वोकैब होगी तो आप वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर फ्रोजन रिलेशनशिप। सबसे पहले इसकी आउटलाइन देखते हैं, यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स रहने वाले हैं, फिर आगे जो है यहाँ पर हम डिस्कशन में लेकर आते हैं चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अभी पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म का मसला है, इस चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। मलिया लोधी साहिबा ने काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ओपिनियन दी है, ऑलरेडी हमारी इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर ऐड कर लेते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस, द टीटीपी क्राइसिस एंड बॉर्डर टेंशंस। सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास आउटलाइन है द इमाम बारगाह अटैक एंड इनिशियल रिस्पॉन्स, इस चीज़ को देखा जाएगा। डिटोरिएटिंग बाइलैटरल रिलेशंस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात हो रही है। थर्ड नंबर पर है द टीटीपी थ्रेट एंड तालिबान रिस्पॉन्स। फोर्थ नंबर पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास रहने वाला है बेसिकली ये पाकिस्तान कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का क्या मुराद है, इस चीज को भी हम यहां पर देखने वाले हैं। फिफ्थ नंबर पर है तालिबान पोजीशन एंड नॉन निगोशिएबल डिमांड्स, इस चीज को भी देखेंगे कि तालिबान की तरफ से क्या डिमांड्स देखने को मिल रही है और पाकिस्तान की तरफ से क्या डिमांड्स है। करंट स्ट्रेटजी, इकोनॉमिक प्रेशर्स एंड मिलिट्री एक्शंस, अभी जो है यहाँ पर पाकिस्तान से की तरफ से कौन सी स्ट्रेटजीज को अपनाया जा रहा है, कौन सी यूज की जा रही है, इसको भी देखेंगे। उसके बाद सेवंथ नंबर पर है एक्सपेक्टेड इंपैक्ट एंड इंटरनल तालिबान डिवीजन, इस ये भी देखेंगे कि इंटरनली यहाँ पर क्या हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह हमें आईएस के खरासान और तालिबान के दरमियान में
जो है वो डिसफंक्शन देखने को मिलती है, ठीक है, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनका आपस में ही हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है। ये चीजें हैं, वन बाय वन जो है चीजों को यहाँ पर ऐड करते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखने वाले हैं यहाँ पर, अभी रिसेंटली जो है यहाँ इस्लामाबाद के अंदर इमाम बारगाह के ऊपर अटैक होता है, लेकिन इससे पहले 12 प्लेसेस के अंदर इन बलूचिस्तान जो है ऑलरेडी अटैक किया जा चुका था, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए रिसेंट अटैक की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, टेररिस्ट अटैक्स ऑन इमाम बारगाह फेडरल कैपिटल वर्स्ट इन द ओवर डेकेड्स। यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है IS के इस्लामिक स्टेट खुरासान क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड इन अफगानिस्तान विद 2000 फाइटर्स, ठीक है। सबसे पहले यह है कि जो इमाम बारगाह वाला हमें यहाँ पर अटैक नजर आया, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहा जा रहा है कि ISK ने इसके लिए है, क्लेम किया है इसकी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और इसके अंदर बेसिकली बोला यह जा रहा है कि इसके कितने फाइटर्स हैं, 2000 हमें यहाँ पर फाइटर देखने को मिल रहे हैं। अब ये एक और चीज यहाँ पर मैं ऐड कर दूं, सैंड्रा जेंसन जो बेसिकली यहाँ पर जितने भी हमें मिलिटेंट्स ग्रुप्स नजर आते हैं उनकी कमेटी को जो चेयर करती हैं, वो डेनमार्क की तरफ से डेप्यूटी रिप्रेजेंटेटिव हमें नजर आते हैं UNO के अंदर। उन्होंने भी यही कहा था कि यहाँ पर जो जितने भी आज फैक्ट्स एंड फिगर है ये उनके भी डिस्कस किए, ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही दिए गए, उनको हम ऐड करेंगे। मास्टरमाइंड बिलोंग टू दाइश एंड ट्रेंड इन अफगानिस्तान। अब IS के वाले कौन है, बेसिकली आपके दाइश की बात की जा रही है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी कॉल्ड आउट द तालिबान रजीम फॉर द हार्बरिंग द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर देखा जाए तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पर यह भी देखा था कि प्रेसिडेंट जो हमारे आसिफ अली जरदारी साहब है, उनकी जो स्टेटमेंट देखने को मिली, उन्होंने ये भी कहा था कि जो अभी जो सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है टेररिज्म की, ये बिफोर हमें 9/11 के देखने को मिलती थी, ठीक है। अब बात करेंगे डेटोरिएटिंग, हमारे पास जो रिलेशंस है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस, फ्रोजन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एट वर्चुअल हार्ट, ट्रेड सस्पेंडेड एंड बॉर्डर क्लोज सिंस अक्टूबर 2025, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो अक्टूबर के अंदर जो यहां पर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में, और ये तकरीबन 48 आवर्स दोनों कंट्रीज के दरमियान में हमें झड़पें देखने को मिली, ठीक है, जहां पर सिक्योरिटी एहलकार भी यहां पर हमें मार्टर्ड होते हुए नजर आए। उसके बाद यहां पर जो पाकिस्तान की तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अफगानिस्तान के जो यहाँ पर सेंचुरीज हैं, जो ठिकाने हैं बेसिकली टेररिस्ट ग्रुप्स के, उनको भी यहाँ पर डीपली जो है जाकर निशाना बनाया गया। डेडली क्लैशेस एरप्टेड फॉलोइंग मेजर TTP अटैक्ड एंड कुरम। और यह सबसे बड़ा अगर हमें जो देखने को मिल रहा है अटैक, वो कहां पर किया गया था, TTP की तरफ से यहाँ पर कुरम के अंदर। पाकिस्तान लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक एंड अफगान फोर्सेस अटैक्ड बॉर्डर पोस्ट्स एंड सीज फायर रीच्ड थ्रू कतर एंड टर्की मेडिएशन। यहां पर फिर क्या हुआ कि दोनों कंट्रीज के दरमियान में जब यहां पर झड़पें होती है, तो फिर यहां पर किसने रोल प्ले किया, आकर बेसिकली आपके कतर ने किया, कतर ने रोल प्ले किया। फिर दोहा के अंदर टॉक्स चलती रही। अब वो चीजें जो यहां पर ऐड नहीं है फिर भी बता दूं यहां पर, ठीक है। अब वो क्या है कि यहां पर दोहा के अंदर इनकी टॉक्स चली, वहां पर फॉरेन मिनिस्टर जो अफगानिस्तान की जो एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिली, वो यहां तक हमें देखने को मिली कि हम इस बॉर्डर जो लाइन है यहां पर इसको नहीं एक्सेप्ट करते। ये चीजें भी सामने आते हुए हमें नजर आई, ठीक है। उसके बाद टर्की ने कहा कि हम आपके दरमियान में यहां पर सुलह करवाते हैं। फिर इस्तांबुल के अंदर 3 टाइम हमें यहां पर टॉक्स देखने को मिली तीनों के दरमियान में। अब डिमांड्स की बात कर लेते हैं। डिमांड्स के अंदर पाकिस्तान ने बताया कि हमें यहां पर यह चाहिए कि क्रॉस बाउंड्री जो आपके यहां पर टेररिस्ट ग्रुप्स जो यहां पर डे बाय डे जो यहां पर एस्केलेट हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तालिबान को बुलाया, ये तालिबान इस चीज के ऊपर नहीं आए। और हालांकि जबानी कलामी तो कई बार कहा है कि हम इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, आपको जो है नेक्स्ट इशू नहीं है, लेकिन लिख कर देने के लिए वो तैयार नहीं हुए। ये चीज है। फिर यहाँ पर टर्की के अंदर 3 टाइम यहाँ पर जो है वो कह लें कि निगोशिएशंस हुए, लेकिन कह लें कि कोई उसका जो है वो कह लें कि फायदा नहीं हुआ। इसके दरमियान में जो यहाँ पर कह लें कि टॉक्स हुई इस्तांबुल के अंदर, ठीक है। थर्ड नंबर पर पे TTP थ्रेट स्केल की बात करेंगे। TTP हैज अराउंड 6000 फाइटर। अब यही वो बात हम कर रहे हैं जो अभी मैं अभी पीछे जो बताकर आया हूं कि सैंड्रा जेंसन जो हमें UNO के अंदर डेनमार्क की तरफ से डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव टू UNO हैं, उन्होंने बेसिकली लास्ट टाइम भी ये काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर ये डिस्कस किए गए कि अफगानिस्तान के ज़मीन की तरफ से जो है रीजनल लेवल के ऊपर काफ़ी इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है ड्यू टू किसकी वजह से, यहाँ पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स या टेररिस्ट ग्रुप्स की, ठीक है। अराउंड 600 TTP अटैक्स इन 2025
डेडलीस्ट ईयर इन द डेकेड। और 2025 को यहां पर हमने लास्ट टाइम आर्टिकल एक डिस्कस किया था कि 2025 को यहां पर डेडलीस्ट ईयर करार दिया। किसकी वजह से? बेसिकली टीटीपी बार बार जो है यहां पर जो है कहा जा रहा है कि अटैक किया और 600 जो है अटैक्स किए गए। उसके बाद ओवर 3500 यहां पर लोग बेसिकली मारे गए, 3500 लोग जो है मारे गए टीटीपी अटैक सिंस 2021। तालिबान डिक्लाइंड रिटर्न कमिटमेंट टू डिसआर्म टीटीपी। ये वही बात आ गई कि यहां पर लिख कर देने के लिए बेसिकली यहां पर जो अफगान तालिबान है वो बिल्कुल तैयार नहीं है कि हम जो है वो कह लें कि टीटीपी के ऊपर कंट्रोल करेंगे या अलकायदा के ऊपर कंट्रोल करेंगे या इसके और जो हमें यहाँ पर ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ऐसी यहां पर कोई बात हमें नजर नहीं आई। अब पाकिस्तान की जो यहां पर कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्टिक का मतलब होता है यहां पर बेसिकली बताया जो हार्ड डिसीजन जो लिया जाता है स्टेट की तरफ से। ठीक है, हार्ड डिसीजन जो लिया जाता है स्टेट की तरफ से। ठीक है, हार्ड पावर भी आप कह सकते हैं यहां पर। तो किनेटिक एयर स्ट्राइक्स यहां पर की गई एट टीटीपी हाइड आउट्स इन अफगानिस्तान। ठीक है, सबसे पहले जो स्टिक पॉलिसी का हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले जो है स्टिक से पहले हम यहां पर कैरेट को डिस्कस करेंगे क्योंकि कैरेट वाला मामला पहले था। अगर देखा जाए यहां पर सबसे पहले रिवाइव्ड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद तालिबान अथॉरिटी। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से यही बात की गई कि डायलॉग्स, एंगेजमेंट, ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन की बात की गई कि मिल बैठकर जो है इस मसले को हल करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो जिस तरह यहां पर यूएसए ने विड्रॉ किया और जिस तरह हमें यहां पर दोहा के अंदर पीस प्रोसेस देखने को मिला, तो पाकिस्तान ने यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब उसी दोहा पीस प्रोसेस को यहां पर वायलेट किया जा रहा है तालिबान कह लें कि यहां पर जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से। ठीक है, तो यह चीज हमें देखने को मिल रही है। तो फिर भी पाकिस्तान कैरेट पॉलिसी का मतलब है सॉफ्ट पॉलिसी। क्या मतलब? सॉफ्ट पॉलिसी चाहता है कि मामला जो है ना मिल बैठकर जो है यहां पर सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये चीज है बेसिकली कैरेट पॉलिसी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार तकरीबन 3 टाइम्स इन 2025, 3 टाइम्स ने यहां पर अगर देखा तो 4 टाइम्स हमें जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है इसाक डार साहब ने यहां पर विजिट किया था अफगानिस्तान के अंदर के मामला जो है यहां पर सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुए और वॉर की तरफ हमें जाना पड़ा। जाना क्या पड़ा? वो मजबूरी से धकेल दिया गया यहां पर। ठीक है, तो फिर क्या हुआ का 48 आवर्स जो है यहां पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में झड़पें देखने को मिली। उसके बाद पाकिस्तान एक्सीडेड टू तालिबान रिक्वेस्ट ऑन बायलैटरल एंड ट्रांजिट ट्रेड। अब ट्रांजिट ट्रेड क्या होता है उसको भी आगे डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन यह है कि पाकिस्तान ने फिर भी एक्सेप्ट किया, बहुत सारे रेफ्यूजीज इधर आए, उनको भी यहां पर जगह दी, उसके बाद यहां पर इनके दरमियान में ट्रेड भी होती रही। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी यहां पर कैरेट पॉलिसी जो है अपनाई, मींस सॉफ्ट रिलेशंस अपने बनाने की कोशिश की, मतलब सॉफ्ट पावर्स को यहां पर यूज किया। उसके बाद तालिबान प्लेजेस टू कंटेन टीटीपी एंड टर्न्ड आउट टू एम्प्टी प्रोमिसेस। अब हो क्या रहा है कि सारी चीजें अब जो है ना तालिबान गवर्नमेंट जब टेबल टॉक पे आती है तो वादे करके जाती है, प्रॉमिस करके देते हैं कि हम जो है ना तालिबान जितने भी टीटीपी है या ग्रुप्स है मिलिटेंट्स उनके ऊपर कंट्रोल करेंगे, उनको डिसआर्म करेंगे, लेकिन वही कमिटमेंट्स कह लें कि खाली नजर आती हैं, उनके ऊपर कोई प्रैक्टिकल अगर कोई इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए वो नजर नहीं आती। तो ये है कैरेट पॉलिसी। अब बात करेंगे यहां पर स्टिक पॉलिसी की बात करेंगे कि बार बार जब पाकिस्तान को जो है उसकी तरफ धकेला गया तो फिर यहां पर इनका स्टांस क्या था? एक तो किनेटिक एयर स्ट्राइक्स हमें देखने को मिली जो यहां पर 48 आवर्स वार लगी रही। उसके अंदर पाकिस्तान ने काफी इन डेप्थ जाकर जो है यहां पर जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स के उनके जो यहां पर सेंचुरीज थी उनको यहां पर अटैक किया। टाइटनिंग ऑफ ट्रांजिट ट्रेड यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि आप पाकिस्तान की जमीन से किसी और मुल्क के अंदर अपनी ट्रेड यहां पर नहीं कर सकते, ये रास्ता यूज। ट्रांजिट का मतलब होता है 2 कंट्रीज के दरमियान में ट्रेड और किसी थर्ड कंट्रीज के अंदर से गुजर कर जाना, रास्ता वही हो। ठीक है, तो यहां पर वो चीज है ट्रांजिट ट्रेड। तो एक्सपल्जन ऑफ इलीगली रेजिडेंट अफगान रेफ्यूजीज, फिर यहां पर हमें अफगान रेफ्यूजीज वाला मसला देखने को मिला। अभी रिसेंटली हमने अगर कोई डेली बेसिस के ऊपर ले रहा लेक्चर तो यूएनओ की एक रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 1.5 लाख लोग जो है यहां पर ईरान और पाकिस्तान की तरफ से जो है वो वापस अफगानिस्तान में गए हैं और उनको वहां पर इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं। ये हमने रिपोर्ट डिस्कस की थी। उसके बाद यूएनओ की हम यहां पर रिपोर्ट डिस्कस करते हैं कि जो अभी फरवरी जो हमें यहां पर यूएनओ की 37th रिपोर्ट देखने को मिलती है, जो एनालिटिकल सपोर्ट और मॉनिटरिंग रिपोर्ट है बेसिकली यूएनओ की तरफ से,
कहा गया है कि जो बेसिकली अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को काफी यहां पर रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। और यहां पर जो टीटीपी है, अलकायदा, उनके अंदर बेसिकली नाम भी मेंशन किए हैं, अलकायदा का, टीटीपी का, और उसके बाद आईएसके जो इस्लामिक स्टेट खुरासान नजर आती है। हालांकि इन दो इस्लामिक स्टेट दाइश और इनके जो टीटीपी इनके आपस में नहीं बनती, ठीक है, इनका आपस में जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है। तो यहां पर अगर देखा जाए, नोट्स इन इंक्रीज एंड टीटीपी अटैक्स, अफगान अथॉरिटीज प्रोवाइड परमिसिव एनवायरमेंट फॉर टीटीपी एंड अदर टेररिस्ट ग्रुप्स। ये क्या बेसिकली यहाँ पर यूएनओ की जो रिपोर्ट्स और फाइंडिंग्स है उसकी बात की जा रही है। उसके बाद नवंबर के अंदर जो यूएनओ की रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है नवंबर के अंदर, है ना, टीटीपी अटैक्स लीड टू मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, बॉर्डर क्लोजर्स एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, कास्ट सिचुएशन एज ए ग्रेटेस्ट शॉर्ट टर्म थ्रेट टू तालिबान अथॉरिटीज स्टेबिलिटी। उसके बाद विद इन तालिबान varying degrees of the sympathy for TTP. Some senior members view TTP as a liability and other remain supportive. अब यहां पर टोटली अगर देखा जाए तो ये जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स है, कहा यह जा रहा है कि रिपोर्ट के अंदर जो टोटली यहां पर सिंपैथी गेन है टीटीपी को या मिलिटेंट्स ग्रुप्स को, किसकी तरफ से, यहां पर तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से। ये रिपोर्ट के अंदर का, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है यूएनओ की दोनों, इसके अंदर जो फाइंडिंग्स हैं या जो यहां पर स्टेटमेंट्स ऐड की गई हैं वो आपने लाजमी नोट डाउन करनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो ये आपको समझ आ गई कि कैरेट और जो है यहाँ पर कैरेट और स्टिक पॉलिसी क्या है कि पाकिस्तान ने सॉफ्ट पॉलिसी भी रखी और हार्ड पॉलिसी भी रखी, लेकिन हार्ड पॉलिसी की तरफ जो है पाकिस्तान को धकेला गया, ये बात कर रहे हैं यहाँ का, ठीक है। तो यह पर पाकिस्तान की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को आपने लाजमी यहाँ पर नोट डाउन करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर करंट स्ट्रेटेजी क्या है, पाकिस्तान क्या अपना रहा है यहाँ पर टेररिज्म के इशू को फेस जो काउंटर करने के लिए। करंट स्ट्रेटेजी, इकोनॉमिक प्रेशर देखेंगे, पाकिस्तान कैलकुलेशन बॉर्डर। अब जो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर इंटरनल तालिबान से कंट्राडिक्शन ये ऐड कर लिया जो हम आउटलाइन के अंदर देख कर आए थे। बॉर्डर क्लोजर्स एंड ट्रेड हाल्ट रेजेस कॉस्ट फॉर द काबुल्स इन एक्शन ऑन टीटीपी। सबसे पहले आप प्रेशराइज किया गया, एक तो ट्रेड बंद कर दी गई, ट्रांजिट ट्रेड बंद कर दी गई कि भाई आप यहां पर आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप ना ही पाकिस्तानी जो रास्ता यहां से गुजर कर जाता है आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो भी आप यहां पर नहीं कर सकते। यही चीज तो ये है। मास कैजुअलिटी अटैक्स फ्रॉम द अफगानिस्तान सॉइल विल इनवाइट काइनेटिक रिस्पॉन्स। और फिर इसकी क्या हुआ, यहां पर जो पाकिस्तान को जब धकेला गया तो पाकिस्तान को फिर यहां पर काइनेटिक जो है एक्शन लेना पड़ा, फिर एयर स्ट्राइक्स भी करना पड़ी। क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स टारगेटेड टीटीपी बेस्ड एंड इंडिविजुअल्स सम डिपर इन अफगान टेरिटरी, जो अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद इकोनॉमिक प्रेशर्स एम्स टू अफेक्ट अफगान पब्लिक डायरेक्टिंग रीसेंटिमेंट एट रेजिम, यहाँ ताकि उनके अंदर एक एहसास पैदा हो कि हम यहाँ पर तालिबान जो जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। एहसास पैदा करने के लिए फिर इन्होंने इकोनॉमिक प्रेशराइज भी किया गया, फिर एयर स्ट्राइक्स भी यहाँ पर की गई, तो ये चीजें हमें देख रहे हैं। ट्रेड भी यहाँ पर फिर बंद की गई। स्ट्रेटजी एम्स टू वाइडन इंटरनल तालिबान कंट्राडिक्शंस रिगार्डिंग टीटीपी। अब इंटरनल कंट्राडिक्शंस भी इनका बहुत चल रहा है। अब आईएसके वाले जो है यहाँ पर इस्लामिक स्टेट और खुरासान और टीटीपी के आपस में नहीं बनती। अब बहुत सारी जगह पे जो है टीटीपी ऐसे लग रही है जो स्टेटमेंट्स है वो इस्लामिक स्टेट जो खुरासान है उसके अगेंस्ट दे रही होती है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑन तालिबान के ऊपर क्या पड़ा है, तो लॉस इन रेवेन्यूज एस्टिमेटेड $4 मिलियन आ ईयर। कितना, $4 मिलियन का यहाँ पर लॉस हुआ है। उसके बाद लॉस इन एक्सपोर्ट अर्निंग, जो यहाँ पर एक्सपोर्ट करता था यहाँ पर अफगानिस्तान, उससे कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर 880 मिलियन से लेकर 566 मींस $566 मिलियन जो है रिसेंट ईयर यहां पर नुकसान हमें देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद है सस्पेंशन ऑफ ट्रांजिट ट्रेड। ट्रांजिट ट्रेड ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि जब आप दो कंट्रीज के दरमियान में ट्रेड और थर्ड कंट्रीज का यहां पर रास्ता यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर जब अगर अफगानिस्तान यहां पर ट्रेड करता है इंडिया के साथ तो पाकिस्तान का रास्ता यूज करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल देने के लिए बताया हैज डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंस लॉस फ्रॉम द स्मगलिंग अक्रॉस ओपन बॉर्डर्स। उसके बाद हमें यहां पर स्मगलिंग देखने को भी मिली, ठीक है, यहां पर अफगानिस्तान की तरफ से, ये चीज भी है। तो ये पूरा जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे कि हमें बेसिकली यहां पर चीजें देखने को मिल रही है कि किस तरह जो पाकिस्तान को एक तो सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है टेररिज्म की तरफ से, यहां पर बहुत ज्यादा कह लें कि पाकिस्तान को जो सॉवरेनिटी है उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट
क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन अब ये सारा अगर यूएनओ की रिपोर्ट सामने देखे, पाकिस्तान की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को अगर सामने देखे, तो पाकिस्तान अभी भी चाहता है कि यहाँ पर अफगानिस्तान और यहाँ पर पाकिस्तान के दरमियान में बायलैटरल रिलेशंस होने चाहिए, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, उसके बाद डायलॉग्स होने चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए दोनों कंट्रीज, क्योंकि दोनों कंट्रीज यहाँ पर इस्लामिक स्टेट है और दोनों को एक दूसरे के साथ जो है वो बनाकर रखनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह अफगानिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना है, तो उसको जो है यहाँ पर जो है कर्टेल एक सूरत में किया जा सकता है कि दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहाँ पर मुफाहमत होनी चाहिए, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, डायलॉग्स और एंगेजमेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पर पाकिस्तान बार बार इकोनॉमिक प्रेशराइज कर रहा है या पॉलिटिकल प्रेशराइज किया जा रहा है अफगान तालिबान गवर्नमेंट को, तो वो अच्छे के लिए किया जा रहा है कि दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहाँ पर एंगेजमेंट हो सके। अगर ट्रेड यहाँ पर बैन की जा रही है या ट्रांजिट ट्रेड को रोका जा रहा है या स्ट्राइक्स की जा रही है, तो उसका पर्पज एक है कि वो डिमांड्स को एक्सेप्ट करें, ताकि क्रॉस बॉर्डर जितने बलूचिस्तान है केपीके के अंदर, अभी अम्बारगा वाला इतना बड़ा हमें यहाँ पर आसानियां देखने को मिला, उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर दोस्तों इतना देखने को मिला, तो इसको रोकना पड़ेगा। ये सारी चीजें बेसिकली ये पर्पज है यहाँ पर। अब बात करेंगे यहाँ पर लैंड ऑफ अनक्लियर, इस चीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। लैंड ऑफ द अनक्लियर बियॉन्ड द नेट मीटरिंग द कोर पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। नेट मीटरिंग को साइड पर रखें, नेट बिलिंग को साइड पर रखें, लेकिन अगर कोई मेन मसले हैं यहां पर, रियल इश्यूज, उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दो टर्म्स यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक हमारे पास यहां पर आगे नेट मीटरिंग क्या है और दूसरा हमारे पास यहां पर नेट बिलिंग। नेट मीटर और नेट बिलिंग, अगर ये आपको दो चीजें समझ में आ जाती हैं तो समझ लें कि यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला क्राइसिस है इन पाकिस्तान, वो हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जो अभी डिबेटेड बना हुआ है यहां पर, और काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर ऐड करने के लिए। जिस तरह हम डिस्कोर्स को यहां पर डिस्कस करते थे, सर्कुलर डेट को यहां पर ऐड करते थे, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस का जिस तरह सामना है ना पाकिस्तान को, तो ये सारी चीजें एनर्जी क्राइसिस के रिलेटेड है। अगर आप टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो एनर्जी क्राइसिस के रिलेटेड ये चीज है। ये एक केस स्टडी, जस्ट एक केस स्टडी रहेगा जो आप ऐड करेंगे, नेट बिलिंग वाला और नेट मीटर्ड स्कीम वाला। ये मैं अभी क्लियर कर देता हूं यहां पर, ठीक है। सबसे पहले नेट मीटर्ड किसको कहा जाता है? नेट मीटर्ड उसको कहा जाता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो सार्फिन को होता है। अब सार्फिन को कैसे फायदा होता है? क्योंकि सार्फिन ने क्या लगाया है यहाँ पर, सोलर प्लेट्स लगाई हैं अपनी रूफटॉप्स के ऊपर, वो यूज करता है बिजली, और यहां तक कि वो क्या करता है, ग्रिड को भी यहां पर क्या करता है, वो बिजली सप्लाई करता है। और जब ग्रिड वाली बिजली है वो जो खुद यूज करता है तो उसको कॉस्टली नहीं पड़ती, बल्कि सार्फिन को क्या होती है, कंज्यूमर को बचत होती है। नेट मीटर्ड ये चीज है। अब नेट बिलिंग क्या चीज है? नेट बिलिंग बेसिकली ये चीज है जिसके अंदर सबसे ज्यादा फायदा जो ग्रिड को होता है, और नुकसान जो होता है वो किसका होता है, कंज्यूमर का होता है। क्योंकि जो कंज्यूमर यहां पर ग्रिड को बिजली अपनी प्रोड्यूस करके सप्लाई करेगा और वापस ग्रिड से जब बिजली लेगा तो उसको उसके ऊपर जो है कीमत पे करनी पड़ेगी कंज्यूमर को। इससे ग्रिड को फायदा होगा, नेट बिलिंग के अंदर ग्रिड को फायदा होगा, सार्फिन को नुकसान होगा। नेट मीटर के अंदर सार्फिन को फायदा होगा, ग्रिड को नुकसान होगा, क्योंकि सारा बर्डन जो ग्रिड के ऊपर पड़ेगा, लोग यहां पर ग्रिड की बिजली इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, वो सारी, हर कोई अपनी सोलर प्लेट्स लगाकर बैठा हुआ है, वो यूज कर रहा है। अब बहुत सारे ऐसे भी है जो भाई सोलर प्लेट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, वो तो फिर नेट मीटर्ड यहाँ पर जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वो यूज करते थे, फिर सारा बर्डन फिर जो है ग्रिड वाले किसके ऊपर डालते हैं, जो लोकल सार्फिन है, जो यहाँ पर सोलर प्लेट्स नहीं लगा सकते, सारा फिर मसला उनके ऊपर बढ़ जाता है, उनको सारा पे करना पड़ता है, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं कि मसला क्या चल रहा है, अभी डिबेट क्या चल रही है, इस चीज को ऐड करते हैं अब यहाँ पर, ठीक है। द डिबेट ओवर नेट मीटरिंग इज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम डिपर सिस्टमिक इश्यूज, ठीक है। गवर्नमेंट स्टांस एंड इनिशियल पॉलिसी की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो नेपरा कन्वर्टेड नेट मीटर्ड कनेक्शंस टू नेट बिलिंग। अब नेपरा ने क्या किया कि नेट मीटर्ड को किस में कन्वर्ट कर दिया, यहां पर नेट बिलिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्यों कर दिया? अभी मैंने बताया कि नेट मीटर्ड के अंदर किसका फायदा होता है, कंज्यूमर का, और नेट बिलिंग के अंदर किसका फायदा होगा, ग्रिड का। भाई ग्रिड के ऊपर बर्डन पड़ रहा है, वो तो कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे। उसके बाद है ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग बाई बैक रेट्स, ठीक है। इससे कोई फायदा नहीं पड़ा, उल्टा इससे रेट बढ़ा है, हमें ये मतलब यह कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर इंटरवेंट आस्किंग पावर डिवीजन टू चैलेंज नेपरा डिसीजन। यहां पर डिसीजन को चैलेंज किया गया, लेकिन फिर भी इसको जो है यहां पर कहीं ना कहीं सपोर्ट होते हुए नजर आए। अब यहां पर एक और चीज भी है, यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बेसिकली अगर सारे लोग यहां पर
सोलर के ऊपर बिजली को चला रहे हैं ना, नेट मीटर की बात कर रहे हैं, तो इससे नुकसान होगा ग्रिड का। ग्रिड यहाँ पर फिर जो है वो बैठ जाएंगे, सारा बर्डन पड़ेगा। अब हर बंदा सोलर प्लेट्स को यहाँ पर जो है फायदा नहीं उठा सकता या नहीं यूज कर सकता या नहीं लगा सकता, तो उसको लोकल यहाँ पर जो जितनी इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज करनी पड़ेगी, तो वो करनी पड़ेगी तो उसको बिल के ज्यादा पे करना पड़ेगा। एक चीज तो ये। दूसरा ये कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आपका जो ये फायदा है ना, ये जो नेट मीटर के अंदर, ये नेट मीटर के अंदर सबसे फायदा ज्यादा कौन उठा रहा है, बेसिकली वो बात कर रहे हैं यहाँ पर जो जिनके अंदर सोलर सिस्टम जिनके पास ज्यादा है, क्या है, जिनके पास सोलर सिस्टम है और वो ग्रिड को बिजली सप्लाई कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है नेट मीटर के अंदर। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, नेट मीटर से जो है यहाँ पर नेट बिलिंग की तरफ जो है इसको कन्वर्ट किया गया, इसलिए ताकि यहाँ पर जो नजर आते हैं ना, यहाँ पर जिनको फायदा हो रहा है, जो अलीट यहाँ पर कुछ है वो यूज कर रहे हैं बिजली को और ग्रिड को भी दे रहे हैं, तो उनको फायदा होता है यहाँ पर। तो बाकी सार्फिन को यहाँ पर फिर नुकसान होता है, सारा बर्डन फिर ग्रिड के ऊपर पड़ता है, ग्रिड को फिर बर्डन वो जो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल पोजीशन, नेट मीटर्ड कंज्यूमर्स अगर देखा जाए 7000 मेगावाट कैपेसिटी है, अनफेयरली बेनिफिट्स बाय सेलिंग एवरेज ग्रिड प्राइसेस, क्रॉस सब्सिडी फ्रॉम नॉन नेट मीटर्ड कंज्यूमर्स। अब यहां पर यह भी चीज देखने को मिल रही है। अब कुछ यह भी है कि जो यहां पर जो सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते, जैसे हमने पहले बताया, तो उनको सारा फिर यहां पर जो है पे करना पड़ता है, उनको बिल वगैरह उनके ऊपर। ऑब्वियसली बात है, जब ग्रिड के ऊपर बर्डन पड़ेगा, कोई बिजली यूज नहीं करेगा, तो उसने भी अपने एक्सपेंसेस पूरे करने हैं, तो वो क्या करेगा, बिल को बढ़ाएगा, फिर वहां पर वो जनता को देने पड़ेंगे, और फिर जनता को तो यहां पर फिर गवर्नमेंट की तरफ से क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। फिर याद है ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट करटी की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ पाकिस्तान सोलर ग्रोथ की अगर बात की जाए, हमें यहां पर 14,000 मेगावाट इज ऑफ ग्रिड ड्राइवन बाय द ग्रिड अनरिलायबिलिटी एंड हाई प्राइसेस। ठीक है, नेट मीटरिंग इज द रेड हेरिंग। रेड हेरिंग का मतलब होता है एक मुद्दा बनाकर पेश किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि नेट मीटरिंग वाला जस्ट एक मुद्दा बनाकर जो है बनाकर पेश किया रहा है, जिससे बेसिकली जो है वो हटने की बात की जा रही है। क्या ऐसा मुद्दा है, बनाकर पेश तो किया जा रहा है, लेकिन उससे हटने की भी बात की जा रही है कि किससे उसे हटाया जा सके। असल रीजन क्या है वो देखते हैं। रियल इशू क्या है, जनरेशन मिक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सबसे बड़े मसले ये है, और इन मसाइल को यहां पर नजरअंदाज करने के लिए, नजर हटाने के लिए क्या यहां पर मसला डिस्कस किया जा रहा है, नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग का मसला जो डिस्कस किया जा रहा है। रेड हेरिंग बेसिकली इसको कहा जाता है कि असल मसले से हटाकर दूसरा मसला बेसिकली बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यहां पर लाइन लॉसेस है, पुअर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी गवर्नेंस है, टेक और पे लो एंड दो कॉन्ट्रैक्ट्स विद आईपीपीज, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज, यूटिलिटी स्केल सोलर आईपीपीज मेंटेन हाई फिक्स टैरिफ्स एंड अनलाइक नेट मीटर्ड कंज्यूमर्स। अब वही चीज है जो हम ऑलरेडी पहले यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि नेट बिलिंग और नेट मीटरिंग का जो मसला है ना, वो एक बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। रेड हेरिंग, असल मसले से हटाया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या जो कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर साइन किए गए हैं वो यहाँ पर काफी जो है वो कह ले के वीक है या फ्रेजल है, उनको ठीक करना पड़ेगा, है ना। असल जो यहाँ पर रूट कॉजेस हैं उनको यहाँ पर जो है पकड़ना चाहिए, उनको यहाँ पर खत्म करना चाहिए। ये अभी यहाँ पर बात की जा रही है लैंड ऑफ अनक्लियर की। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर और बहुत सारी चीजें, लेकिन हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें यही थी ऐड करने वाली, जो हमने ऐड कर ली। आपने एक केस स्टडी, आप एक केस स्टडी मोर देन इनफ है आपके पास यहां पर जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पर द इंडोरेंट बर्डन ऑफ स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस। ठीक है, जो अब यहां पर स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस का जो यहां पर कॉस्ट आ रही है उसको बर्दाश्त किया जा रहा है, और सबसे जो उसका बर्डन पड़ रहा है वो पब्लिक के ऊपर पड़ रहा है। किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ टैक्स की सूरत में। ठीक है, अब टैक्स जो है यहाँ पर पब्लिक पे कर रही है, और यहाँ पर जो है जितने भी सब्सिडीज दी जा रही हैं या स्टेट ऑन एंटरप्राइज जो खसारे में जा रही है, उनको यहाँ पर उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है। ये चीज है। सबसे पहले अगर देखा, पाकिस्तान स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस आर ड्रेन ऑन द पब्लिक फंड्स। ठीक है, डिस्पाइट प्रोमिसेस ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है, पाकिस्तान स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट क्रॉनिक लॉसेस एंड डेट डाइवर्टिंग क्रूशियल पब्लिक फंड्स फ्रॉम द एसेंशियल सर्विसेज। अब हो क्या रहा है कि जो यहां पर स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस के ऊपर खर्च किया जा रहा है, जितना भी हमें देखने को मिल रहा है यहां पर फंड, अब वो क्या करेंगे, यहां पर बेसिकली उस फंड को बजाय ह्यूमन कैपिटल के ऊपर या ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करने के बजाय कहां पे किया जा रहा है, स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस के ऊपर जो लॉस में जा रही है। ठीक है, अब इसके फैक्ट्स एंड फिगर यहां पर डिस्कस करते हैं। अगर देखा जाए तो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस को 37% जो है यहां पर गवर्नमेंट ने
सपोर्ट किया है यहाँ पर, जो अभी बढ़ चुका है 37% अभी बढ़ चुका है, ठीक है। और इंक्रीज एंड सपोर्ट टू स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस रीचिंग 2.079 ट्रिलियन रुपीस जो है अभी यहां पर हो चुका है, अभी बढ़ चुका है, जो क्या कर चुका है गवर्नमेंट बेसिकली स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के ऊपर इन्वेस्ट कर चुकी है, ठीक है। उसके बाद है 9.57 ट्रिलियन जो हमें यहां पर टोटल एसओई जो लाइबिलिटीज नजर आती है, जो जिम्मेदारियां नजर आती है, वो कितनी बन गई यहां पर 9.57 ट्रिलियन रुपीस, ठीक है। रफली हाफ ऑफ द एनुअल फेडरल बजट इंडिकेटिंग फिजिकल स्ट्रेन, ठीक है। कितना बनता है बेसिकली एनुअल बजट का हाफ बनता है ये 9.57 ट्रिलियन रुपीस अभी क्या है लाइबिलिटीज बन चुकी है, ये जिम्मेदारी बन चुकी है कि यहां पर जो वो स्टेट की तरफ से दी जा रही है, इतना लॉस जा रहा है, लॉस हो रहा है। 2.1 ट्रिलियन रुपीस टैक्स रेवेन्यू रिडायरेक्टेड, अब जितना भी यहां पर टैक्स कलेक्शन हो रही है उसका कितना परसेंट यहां पर जा रहा है बेसिकली यहां पर 1 इन एवरी 6 रुपीज, हर 6 रुपए में से 1 रुपया अगर डाला जाए तो कितना बनता है यहां पर 2.1 ट्रिलियन रुपीस जो है बेसिकली किसको ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है स्टेट और इंटरप्राइजेस के ऊपर। टैक्स कलेक्टेड स्पेंड ऑन द सस्टेनिंग स्टेट और इंटरप्राइजेस 122.9 बिलियन रुपीस एनुअली जो है इसका हमें यहां पर खसारा देखने को मिल रहा है। नेट लॉस पोस्टेड बाय एसओईज इन द लास्ट फिजिकल ईयर कितना देखने को मिला बेसिकली नेट एडजस्टेड लॉस की बात की जाए तो 122.9 बिलियन रुपीस का हमें लॉस देखने को मिला जो स्टेट और इंटरप्राइजेस के ऊपर इन्वेस्ट किया गया। अब इसके यहां पर देखते हैं रूट कॉजेस क्या है बेसिकली स्टेट और इंटरप्राइज। एक चीज मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि रिसेंटली क्या हुआ था कि प्राइवेट हम बड़े यहां पर डिस्कशन चले, बड़े यहां पर डिबेट होते हुए भी हमने देखी यहां पर कि अच्छा क्या यहां पर प्राइवेटाइज कर दिया, लेकिन जो यहां पर पीआईए को प्राइवेटाइज किया गया उसने बहुत सारे यहां पर अपने पीछे यहां पर क्वेश्चन मार्क छोड़ दिए। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क था वो ये था कि यहां पर सबसे बड़ी जो रीजन है वो गवर्नेंस फेलियर है, गवर्नेंस वीकनेस है। अब ये किसी एक गवर्नमेंट की यहां पर जो है जुम्मे नहीं जाता काम, ये 78 ईयर्स से लेकर हम बात कर रहे हैं 78 ईयर्स जब से पाकिस्तान आजाद होकर अब तक की बात करें तो अब सबसे पहले अगर वो जो क्वेश्चन मार्क है ना सबसे पीछे क्या पहले क्या चीज नजर आई, सबसे जो फर्स्ट रूट कॉज देखने को मिला गवर्नेंस फेलियर, क्योंकि 78 सालों के अंदर सब जिम्मेदार हैं उस चीज के, स्टेट और इंटरप्राइजेस जो फेलियर है जो प्राइवेटाइज किया गया। अगर वही गवर्नेंस यहां पर हमारी स्ट्रांग होती, अगर देखा जाए गुड गवर्नेंस होती तो हमारे या जितने भी स्टेट और इंटरप्राइजेस है वो कभी भी लॉस में ना जाते। ये चीज है। रूट कॉज की बात की जाए पॉलिटिकल विल और वेस्टर्न इंटरेस्ट वीक फॉलो थ्रू ऑन रिफॉर्म्स ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट्स रेजिस्टेंस फ्रॉम पावरफुल ग्रुप्स। अब यही चीज है, वो एलिट सारी चीजें आ जाएगी, जो पावरफुल ग्रुप है उनकी मोनोपोली ज्यादा है, वो ये जो भी पॉलिसी कर पास कर भी ली जाए तो उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। ऊपर से यहाँ पर पॉलिटिकल विल की जो यहाँ पर हमें कमी नजर आती है वो भी है, जो कमिटमेंट्स जो प्रोमिसेस किए जाते हैं वो भी फुलफिल नहीं किए जाते। सिस्टमिक एफिशिएंसीज की बात की गई है, फ्रीक्वेंट फाइनेंशियल इंजेक्शंस रिड्यूस प्रेशर फॉर द एंटिटीज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बार बार आप स्टेट और इंटरप्राइजेस को सब्सिडीज दे रहे हो, उसको लोन दे रहे हो, पैसे दे रहे हो कि आप लगाओ, लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो कि भाई आपने यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करके देना है, आपने यहाँ पर अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को यहाँ पर शो करवाना है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट उल्टा जो उनको सपोर्ट कर रही है, तो इससे क्या होगा कि बेसिक जो वो कह ले कि इनकी सिस्टमिक इनएफिशिएंसीज देखने को फिर मिल रही है। तो यहां पर गवर्नमेंट को यहां पर थोड़ा प्रेशराइज भी करना चाहिए टू इंप्रूव ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। उसके बाद थर्ड है गवर्नेंस फेलियर, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिया यहां पर। उसके बाद यहां पर जो सेंटर मॉनिटरिंग जो यूनिट है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर देखने वाले हैं कि स्ट्रॉन्गर इंडिपेंडेंट बोर्ड्स बनाए जाएं। सबसे पहले क्या होने यहां पर इंडिपेंडेंट बोर्ड्स बनाए जाए। अब बोर्ड्स भी बनाए गए, ये नहीं कि बोर्ड्स नहीं बनाए गए, अब बोर्ड्स भी बनाए गए, लेकिन वो भी फेलियर रहे जब यहां पर कह ले कि हमें पॉलिटिकल या इंटरफेरेंस देखने को मिली उसके अंदर, ठीक है। तो अब यहां पर यह कहा यह गया कि जो उसके अंदर बोर्ड बनाए गए वो भी प्रॉपर काम नहीं करे, उनकी भी जो पॉलिसीज है प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। टाइमली परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाए, टाइमली जो है इसको ऑडिट किया जाए, जितने भी कंपनीज है, जितने भी स्टेट और इंटरप्राइजेस है उसको टाइमली डील किया जाना चाहिए। इंप्रूव्ड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, जितने भी यहाँ पर फाइनेंस ट्रांजैक्शंस हुई उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर पैसे कहाँ पे लग रहे हैं, कोई रिजल्टेड बेस्ड हमें कोई आउटकम्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये सारी चीजें
परफॉर्मेंस बेस्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। असल रूट कॉजेज हमारे पास यहां पर है, सिस्टमिक इनएफिशिएंसी, पॉलिटिकल विल एंड गवर्नेंस फेलियर। ये तीन चीजें हम देख सकते हैं कि स्टेट और इंटरप्राइजेस के पीछे जो हमें देखने को मिल रही है, जो सबसे बड़ा यहां पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसको यहां पर दूर करना पड़ेगा, ये चीजें यहां पर डील करने पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर यहां पर सजेशंस नहीं है, लेकिन हम भी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि आपको जो है ना वो नहीं समझ में आती चीजें एक्स्ट्रा। यहां पर बात करेंगे पाकिस्तान पिवटल डिप्लोमेटिक रोल की बात करेंगे, जो अभी हम म्यूनिख यहां पर कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे। एक तो हम यहां पर जो डिस्कस कर रहे हैं कि रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर जो डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान को यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया और किसकी तरफ से किया गया, बेसिकली यूएसए की तरफ से किया गया। रिसेंटली जो डेली बेसिस के ऊपर हमारा एनालिसिस ले रहे हैं, उनको पता है कि यहां पर जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है पाउल कपूर, उन्होंने यहां पर स्टेटमेंट दी कि रीजनल लेवल के ऊपर जो सबसे बड़ा अगर कोई पार्टनर देखने को मिल रहा है तो वो पाकिस्तान देखने को मिल रहा है, जिस तरह वो रीजनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है। यही चीज हमें यहां पर मार्क रूबियो की तरफ से भी देखने को मिली, जहां पर हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब यहां पर मीटिंग होती है म्यूनिख कॉन्फ्रेंस के अंदर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर ऐड करने वाली। अ सीनियर यूएसए डिप्लोमेट एंड पाकिस्तान चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हाईलाइटेड Islamabad's crucial contributions to regional stability and global multilateral efforts amidst complex security dynamics। सबसे पहले अगर यहां पर बात की जाए, हमारे पास जो रहने वाले यहां पर चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ऐड कर लेते हैं यहां पर दोस्तों। यूएसए डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन, जिस तरह यहां पर यूएसए ने रिकॉग्नाइज किया पाकिस्तान को, यूएसए एम्बेसडर टू यूएनओ माइक वॉल्ट्स, क्या है यहां पर जो यूएसए के बेसिकली एम्बेसडर है यूएनओ के, माइक वॉल्ट्स ने क्या कहा है, अंडरस्कोर्ड पाकिस्तान इंटेग्रल रोल इन वाशिंगटन ग्लोबल स्ट्रेटेजी एंड पर्टिकुलरली इन प्रमोटिंग स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, स्पेसिफिकली अगर बात की जाए कंसर्निंग न्यूक्लियर एस्केलेशन रिस्क बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो यहाँ पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में हमें अप्रैल के अंदर जो पहलगाम अटैक वाक़या हुआ और मई के फर्स्ट वीक में जो है यहाँ पर हमें अटैक दोनों कंट्रीज के दरमियान में वॉर देखने को मिली थी। तो यहाँ पर जो है किसने एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया गया, फिर यूएसए की तरफ से किया गया और इसको यहाँ पर रखवाया गया, तो ये चीज भी है। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल बोर्ड ऑफ पीस, उसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर यहाँ पर चलाया जाए कि बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया गया, तो पाकिस्तान ने यहाँ पर अपना रोल प्ले किया, उसके अंदर भी ऐड किया गया सेकंड नंबर पर, सॉरी यहाँ पर। उसके बाद है थर्ड नंबर फैसिलिटेटिंग वाशिंगटन एंगेजमेंट विद सिग्निफिकेंट मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस लाइक टर्की एंड इंडोनेशिया, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। तो अब जो हमें यहाँ पर एग्रीमेंट्स देखने को मिला शर्म शेख के अंदर, तो सब यहाँ पर थे, टर्की भी था आपका, सऊदी अरेबिया था, इजिप्ट भी था, सॉरी यहाँ पर पाकिस्तान भी था, तो यहाँ पर एंगेजमेंट देखने को मिली। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर एक तो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी साउथ एशिया के अंदर, सेकंड जो यहाँ पर अगर देखा जाए यूएनओ के साथ बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया गया, उसके अंदर अपना रोल प्ले किया। सिक्योरिटी जो यहाँ पर यूएनओ के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो ये बोर्ड ऑफ पीस को यहाँ पर रेजोल्यूशन पास की गई, मुस्लिम स्टेट्स ने भी अपना रोल प्ले किया, टर्की, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, तमाम कंट्रीज ने। अब यहाँ पर जो यहाँ पर मीटिंग हमें नजर आती है म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर देख लेते हैं कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बेसिकली होती है यहाँ पर 1963 के अंदर बेसिकली इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और ये जो है इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के रिलेटेड, ठीक है, जो अभी इसकी हमें यहाँ पर जो है कॉन्फ्रेंस नजर आती है म्यूनिख जर्मनी के अंदर, ठीक है, इसका हेड ऑफिस भी जर्मनी के अंदर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आसिफ मुनीर साहब और यहाँ पर मार्क रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएसए के, उसके दरमियान में यहाँ पर हमें जो है दोनों कंट्रीज के दरमियान में हमें जो है वो यहाँ पर टॉक्स देखने को मिली। इस चीज को यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए, हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी नोट डाउन करना है फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए, चीफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हेल्ड क्रूशियल डिस्कशंस ऑन द साइडलाइंस ऑफ द म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जो अभी मैंने बताया कि ये 1963 के अंदर इसको बनाया गया और ये बेसिकली जर्मनी के अंदर इसका हेड ऑफिस हमें नजर आता है। और किसके रिलेटेड है ये? इंटरनेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड है, आईएसपी के रिलेटेड हमें नजर आता है, ठीक है। टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल डिफेंस टाइज मेट यूएसए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो ऑन ग्लोबल एंड रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स, काउंटर टेररिज्म एंड कॉपरेशन। अब यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट है, लाजमी इसको नोट डाउन करते जाए। एंगेज्ड जर्मन लीडर्स ऑन कंटेम्परेरी सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड बाइलैटरल डिफेंस कॉपरेशन हमें देखने को मिला। डिस्कस द इनहैंसिंग डिफेंस कोलैबोरेशन विद काउंटर पार्ट्स फ्रॉम ब्राजील एंड लेबनान and the visits collectively aim to expand Pakistan's cooperation with the partner countries on
की सिक्योरिटी इश्यूज। अब यहां पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जिस तरह हमें यहां पर रीजनल लेवल के ऊपर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, और तो यहां पर यूएसए की तरफ से भी पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया गया, सराहा गया है रीजनल लेवल के ऊपर के पाकिस्तान काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रीजनल डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर कर रहा है। लेकिन जो रीजनल इश्यूज है, मिडल ईस्ट का इश्यूज लेकर है या सेंट्रल एशिया को लेकर है, तो पाकिस्तान इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहां पर, ठीक है। लेकिन जितने भी सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसको यहां पर कर्टेल करने के लिए यूएसए कह रहा भी हम भी आपकी जो है वो सपोर्ट में है। तो अगर रिसेंटली जो पॉल कपूर के यहां पर हमें स्टेटमेंट्स देखने को मिलती है, जब यहां पर जो क्रिटिकल मिनरल्स के जो डील करने वाले थे पोमरे आई थिंक, जो यहां पर इस्लामाबाद के अंदर थे, ठीक है, तो वहां पर इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, पॉल कपूर, उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बेसिकली इजराइल के ऊपर, और यूएसए का एक जो है वो कह ले के पार्टनर भी है, ठीक है, पार्टनर कंसीडर किया है उसको, यहां पर रिकॉग्नाइज भी किया है। तो ये चीज हमें देखने को मिल गया। ये दोनों यहां पर जो मीटिंग्स हुई है आसिम मुनीर साहब की, और यहाँ पर जो कह ले के मार्क रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके दरमियान में म्यूनिख कॉन्फ्रेंस के अंदर बेसिकली, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी नोट डाउन करना है। जो यहाँ पर ग्लोबल एंड रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स की बात की है, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन की बात की है यूएसए की तरफ से, कि यहाँ पर जो टेररिज्म का मसला है उसको यहाँ पर कर्टेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो है यूएसए पाकिस्तान की काफी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करेंगे। यहाँ पर ईरान की तरफ से बेसिकली क्या कहा, अब बहुत सारी चीजें हैं, कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस भी हम देखने वाले हैं कि जो जिसपा जो साइन किया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 के अंदर साइन किया गया, P5+ जो वन जो हमें यहाँ पर नजर आते हैं 5 यूएनओ सिक्योरिटी के परमानेंट मेंबर्स, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन और जर्मनी हमें नजर आता है जब साइन किया गया। अब इसका आज के निगोशिएशंस में और उस वक्त के निगोशिएशन में क्या फर्क है, इसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट डिबेट होने वाली है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर म्यूचुअल इंटरेस्ट इन एनर्जी की बात की गई, माइनिंग एंड एयरक्राफ्ट पार्ट्स ऑफ द यूएसए टॉक्स ईरान, ये बेसिकली तीनों चीजें यहाँ पर देखने को मिली है। ईरान यूएसए न्यूक्लियर नेगोशिएशंस की डेवलपमेंट्स एंड स्ट्रेटेजिक प्रेशर, ठीक है, जो डेवलपमेंट्स हमें होते हुए नजर आई और कुछ प्रेशराइज भी यहाँ पर किया गया, इस चीज को भी देखेंगे। एज द तेहरान सिग्नल्स ओपननेस टू रीन्यूड न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, तो यहाँ पर जो है वो ईरान की तरफ से ये जाहिर किया गया कि ईरान इस चीज के लिए रेडी है कि बेसिकली न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के लिए कि जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर उसको निगोशिएशंस करने के लिए रेडी है। वाशिंगटन बोथ नेशंस नेविगेट कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक इंसेंटिव्स विल्स इजराइल एंड यूएसए कोऑर्डिनेटेड प्रेशर्स टैकर्स टारगेटिंग ईरान वाइटल ऑयल एक्सपोर्ट टू चाइना। अब यहाँ पर जो है एक तरफ जो ना इजराइल जो है ज्यादा यहाँ पर प्रेशर कर रहा है यहाँ पर किसको, यूएसए को, उसकी वजह से फिर वो कह रहा है कि इसके ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस लगाए जाए। जिस तरह ये चाइना को ऑयल स्पोर्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है तो उसको भी यहाँ पर कम करना पड़ेगा। अब चाइना की तरफ से क्या स्टेटमेंट है उसको भी ऐड कर लेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो हमें न्यूक्लियर टॉक्स है उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जिनेवा मीटिंग के स्केड्यूल्ड जो अभी हुई है, जो स्केड्यूल्ड हुई उसको यहाँ पर जो है वो जैसे उसकी न्यू डेवलपमेंट्स आएगी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यूएसए डेलीगेशन इंक्लूडिंग इनवे स्टीव विटकॉफ और उसके बाद जेरन कश्नर टू मीट ईरानियन ऑफिशियल्स ऑन ट्यूसडे विद ओमान सर्विंग एज ए मेडिएटर। ओमान मस्कत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल है उसका, तो वो एज ए मेडिएटर रोल प्ले कर रहा है। और इसके सामने जो हमें यहाँ पर जो मीटिंग नजर आती है, तेहरान पोजीशन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो माजिद तखत जो रवेंची हमें नजर आते हैं, उन्होंने कहा स्टेट्स ओपन टू कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है ऑन इनरिचमेंट लेवल्स इन द एक्सचेंज फॉर द सैंक्शंस रिलीफ। और यहाँ पर जो सैंक्शंस लगाए गए उसके एवज रिलीफ भी दिए जाने चाहिए, जो यहाँ पर 2015 के अंदर देखने को मिले जब बराक ओबामा थे यहाँ पर प्रेसिडेंट। की कंसेशंस, ईरान कुड एग्री टू डाइल्यूट इट्स मोस्ट हाईली इनरिच्ड यूरानियम स्टॉक पाइल्स एज ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर हालांकि हम रिसेंटली हमने बात की थी जो 3 कह लें कि यहाँ पर 3 मतलब इतना ही था, मुझे क्लियरली याद नहीं कर पा रहा मैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर कि इतने परसेंट जो है यहाँ पर 60% आई थिंक जो है 414 या 440 था फिगर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो हम रिसेंटली इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो वो जो इतने जो है कह लें कि इनरिच यूरानियम के जो रिसोर्सेज है उसको क्या करना पड़ेगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये चीज हमें देखने को मिली थी, ठीक है। इकोनॉमिक इंसेंटिव फ्रेमवर्क की बात की जाए, म्यूचुअल बेनिफिट्स अप्रोच की बात की गई है
ईरान डिप्लोमेट्स हामिद गंबरी कहते हैं कि एम्फेसिस ड्यूरेबिलिटी रिक्वायर्स यूएसए इकोनॉमिक गेन्स अलोंगसाइड इरानियन सेक्शन रिलीफ्स। उसके बाद अब यहाँ पर यूएसए तो अपना फायदा उठाएगा, वो तो अपने सेल्फ नेशनल इंटरेस्ट, उसकी तो फर्स्ट पॉलिसी यही है कि अमेरिका फर्स्ट एंड मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अकॉर्डिंग टू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पॉलिसी, ठीक है, अमेरिका की, तो वो तो चाहेगा ये चीज। सेक्टर्स अंडर डिस्कशंस ऑयल एंड गैस फील्ड्स, जॉइंट माइनिंग इन्वेस्टमेंट, एयरक्राफ्ट परचेज इंक्लूडिंग इन निगोशिएशन स्कोप। अब ये तीन चीजें हमें यहां पर देखने को मिल रही। इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल बेनिफिट्स अप्रोच होनी चाहिए, होगी, नजर आ रही है, वो चीज है। उसके बाद यहां पर सेक्टर अंडर डिस्कशन जो यहां पर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, ईरान आर्गूज जो यहां पर 2015 के अंदर जिसपोआ साइन किया गया, फेल्ड टू सिक्योर सफिशिएंट यूएसए इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू ट्रम्प्स यहां पर 2018 विथड्रॉल। अब ये हमें जो स्टेटमेंट्स मिल रही हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये यूएसए की तरफ से जो हमें यहां पर देखने को मिले कि 2018 के अंदर बेसिकली यहां पर जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, यहां पर ट्रंप की गवर्नमेंट आती है तो ट्रंप यहां पर विथड्रॉ कर लेते हैं इससे, ठीक है, जो 2015 के अंदर साइन किया गया था उसकी बात की जा रही, ठीक है। अब जिसपोआ के यहां पर कुछ इसके की डिफरेंसेस भी देखेंगे, लेकिन यहां पर प्रेशराइज क्या किया जा रहा है इस चीज को यहां पर ऐड करते हैं। यूएसए इजराइल प्रेशर कैंपेन, ट्रंप नेतन्याहू एग्रीमेंट, व्हाइट हाउस मीटिंग दिस वीक produced consensus to pursue maximum pressures strategy targeting Iran oil। यहां पर इजराइल की तरफ से ये प्रेशराइज किया जा रहा है यूएसए को बेसिकली यहां पर ईरान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ऑयल सैंक्शंस लगाए जाएंगे ताकि ये एक्सपोर्ट ना कर सके, ठीक है। उसके बाद है चाइना एक्सपोर्ट्स डिपेंडेंसी, 80% ऑफ ईरान ऑयल एक्सपोर्ट फ्लो टू चाइना। यहां पर अगर देखा जाए तो चाइना जो परचेज करता है, इंपोर्ट करता है, 80% करता है, जितना टोटल हमें नजर आता है जितना ईरान एक्सपोर्ट करता है ऑयल को। एक्सपोर्ट मेकिंग दिस ट्रेड रिलेशनशिप क्रिटिकल इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज। अगर देखा जाए तो अगर एक्सपोर्ट करने नहीं देता तो इससे काफी इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो देखने को मिल सकता है यहाँ पर ईरान को, ठीक है। डिप्लोमेटिक अप्रोच की बात की गई, यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो कंफर्म्स प्रेफर्स डिप्लोमेसी, ठीक है। यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो मार्क रूबियो की तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन यहाँ पर कर सकते हैं कि क्या कहा गया है बेसिकली, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या कहा गया, कंफर्म्स प्रेफर्स डिप्लोमेसी वेल्स्ट एक्नॉलेजिंग नो वंस एवर बीन एबल टू डू सक्सेसफुल डील विद ईरान। उन्होंने यह कहा कि ऐसा कोई भी नहीं था कि जिसने यहां पर ईरान के साथ सबसे पहले जो है कॉम्प्रिहेंसिव डील की हो, लेकिन हम यहां पर डील करने जा रहे हैं और वही चीजें एनर्जी, माइनिंग, एयरक्राफ्ट, वो सारी चीजें आएंगी। वो बोलेगा भाई मेरे जहाज भी खरीदो, सारी चीज, जिस तरह इंडिया के साथ किया उसने, इंडिया के साथ $500 बिलियन की यहाँ पर डील भी साइन करवाई। उसके बाद एग्रीकल्चर के जो मार्केट्स है वो भी ओपन करवाई। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि ईरान रशिया से जो ऑयल ले रहे हो उससे भी पीछे हटो। यही चीजें जो है हमें यहाँ पर ईरान की तरफ से देखने को मिले। स्टिकिंग पॉइंट्स की बात की जाए, जीरो एनरिचमेंट पास, वॉशिंगटन व्यू एनी डोमेस्टिक एनरिचमेंट एज ए पोटेंशियल वेपन्स पाथवे, तेहरान्स रेड लाइंस, ईरान कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स जीरो एनरिचमेंट टर्म्स, ठीक है। तो यहां पर जो है वो कह ले कि ईरान बिल्कुल भी ये रेडी नहीं है कि जीरो इनरिचमेंट पे रेडी हो, ठीक है, ये चीज है। की डिफरेंसेस की बात की जाए, दोनों के दरमियान में क्या था, बाइलैटरल फॉर्मेट, करंट टॉक्स कन्फाइंड टू ईरान यूएसए डायलॉग्स। सबसे पहले अगर देखा जाए बड़ा फर्क यहां पर 2015 के अंदर जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान साइन किया गया था उसके अंदर क्या था कि P5+1 पावर्स हमें देखने को मिली, और यह क्या था, यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स जो आपका चाइना, रशिया, फ्रांस, उसके बाद यूके, ये 5 कंट्रीज हमें यहां पर देखने को मिले थे, ठीक है। इसके अंदर फिर क्या है कि जर्मनी है और 1+ आपका जो है यूरोपीय यूनियन थे, ठीक है। तो लेकिन वो कहा यह जा रहा है कि उसके अंदर P5+1 था, लेकिन यहां पर जो आज के टॉक्स होने जा रहे हैं वो ईरान और यूएसए के दरमियान में डायरेक्ट होने जा रहे हैं। इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी इंक्लूड नहीं है। एक फर्क तो यह है बायलैटरल। ओमान मेडिएटर रोल प्ले, मस्कत फैसिलिटेटिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशंस बिटवीन एडवर्सरीज। अब इसके अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले कौन कर रहा है, मस्कत। ओमान को आपने नहीं भूलना, मस्कत को, जो ये टॉक्स हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर इकोनॉमिक रेसिप्रोसिटी एम्फेसिस, ईरान स्ट्रेसिंग म्यूचुअल कमर्शियल बेनिफिट्स रादर देन प्योरली कंप्लायंस बेस्ड ऑन अप्रोच। अब यहां पर ईरान का ये फोकस है कि हम यहां पर म्यूचुअल जो है वो क्या करें, यहां पर कमर्शियल जो है वो बेनिफिट्स की तरफ जाएं, ठीक है।
यहाँ पर जो ट्रेड वगैरह भी करें, जितना भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर यूएसए की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए वो तैयार है, लेकिन वो कहते हैं कि म्यूचुअल यहाँ पर जो बेनिफिट्स होना चाहिए। पैरेलल प्रेशर टैकर्स की बात की जाए, साइमल्टेनियस ऑयल एक्सपोर्ट टारगेटिंग क्रिएट्स ड्यूअल ट्रैक स्ट्रेटजी कंबाइनिंग डिप्लोमेसी विद इकोनॉमिक कोरिजन। अगर देखा जाए तो ये हमें 4 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, अभी ये फर्क देखने को मिल रहा है। उस वक्त तो जो ईरान के ऊपर तो काफी जो है सैंक्शंस, कुछ रिलीफ दिए गए थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर म्यूचुअल जो है यहाँ पर वो कमर्शियल बेनिफिट्स की बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन इजराइल की तरफ जो है काफी प्रेशराइज किया जा रहा है। तो हमें जो अभी न्यू डेवलपमेंट्स अभी जो यहाँ पर जेनेवा के अंदर स्केड्यूल्ड की गई हैं, अगर उसके कोई न्यू अपडेट्स आती है तो देन इसके ऊपर हम न्यू जो है वो चीजें ऐड कर लेंगे, लेकिन अभी तक ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। अब बात करेंगे, हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाले हैं, इसको वन बाय वन जो है यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड रहने वाला है स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन बोला जाता है द एक्ट ऑफ चॉकिंग और रिस्ट्रिक्टिंग ब्रीदिंग। होता है कि सांस लेने में दुश्वारी होना, दम घुटना आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले चॉकिंग या सफोकेशन आप बोल सकते हैं इसको। डाइल्यूशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग वीकर और लेस कॉन्सेंट्रेटेड, किसी को कमजोर बना देना, आप ये भी कह सकते हैं किसी को, ठीक है। तो सबसे पहले वीकनिंग या थिनिंग कह सकते हैं आप। ड्रास्टिकली का मतलब होता है यहाँ पर इन स्वेयर और एक्सट्रीमली वे, इंतहाई तौर पर या सख्ती से आप कह सकते हैं, सेवेरली या रेडिकली कह सकते हैं आप यहाँ पर। सेंचुरी का मतलब होता है प्लेस ऑफ सेफ्टी या रफी, छुपने की जगह। जिस तरह यहां पर अभी हम बात कर रहे थे कि जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो अफगानिस्तान के इन डेप्थ जाकर जो है सेंचुरीज को निशाना बनाया, ठिकाना किसके को, मिलिटेंट्स ग्रुप्स के। तो उसकी बात की जा रही है रेफ्यूजी या शेल्टर, छुपने की जगह। एट्रिशन का मतलब होता है ग्रेजुअल रिडक्शन और वीकनिंग ओवर द टाइम, टाइम के साथ साथ ऐसा क्या कर तबाही की तरफ चले जाना, ठीक है। उसके बाद एरोजन या डिप्लेशन, खत्म होने की तरफ जाना, ठीक है। उसके बाद है फैनफेयर, मतलब होता है पब्लिसिटी और लाउड सेलिब्रेशन आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पब्लिसिटी या सेलिब्रेशन आपके। असर्शन का मतलब होता है कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट, जो आप दावा करते हैं, बड़ा पुरइत्माद होकर दावा करते हैं या क्लेम करते हैं आप, डिक्लेरेशन या ऐलान करते हैं। हार्बरिंग का मतलब होता है गिविंग शेल्टर या कीपिंग, किसी को आप जगह देना छुपने के लिए, ठीक है, पनाह देना। शेल्टरिंग या कंसीलिंग या छुपने के लिए जगह देना। उसके बाद है कलूजन। कलूजन का मतलब होता है यहाँ पर सीक्रेट, बेसिकली यहाँ पर कोऑपरेशन फॉर डिसऑनेस्ट पर्पस, किसी कह ले के डिसऑनेस्ट काम के लिए जो है वो कह ले के एक दूसरे के साथ मिल जाना खुफिया तौर पर, ठीक है। तो सबसे पहले का कॉन्स्पिरेसी करना या ये कॉन्वीनियंस जो है इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा, इसको लाजमी जो है आपने नोट डाउन करना है। वेडेड का मतलब होता है क्लोजली अटैच्ड या डिवोटेड टू समथिंग, ठीक है, किसी के साथ बहुत ज्यादा मिल जाना या उसके साथ मुंसलिक हो जाना, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। डिवोटेड कमिटेड कह सकते हैं। एक्सपल्जन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन टू, किसी को मजबूर कर देना कि वो जगह यहां पर छोड़कर चला जाए, ये चीज बेसिकली बोला जा रहा है, ठीक है। तो रिमूवल और इजेक्शन आप कह सकते हैं। प्रोज्यूमर का मतलब होता है पर्सन हु बोथ प्रोड्यूस एंड कंज्यूम। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा रही है कि जो प्रोड्यूस भी करता है सोलर सिस्टम से और उल्टा इस्तेमाल भी करता है, कंज्यूम भी करता है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड सेल्फ जनरेटर। इंटरलोकेटर का मतलब होता है, लोकेटर का मतलब होता है अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन अ कन्वर्सेशन, जो यहाँ पर क्या होता है कि गुफ्तगू में हिस्सा लेता है, जो बातचीत करता है उसको बोला जाता है। कन्वेंट का मतलब होता है ब्रॉट टुगेदर फॉर द मीटिंग, किसी को मीटिंग के लिए बुलाना, एक जगह पर इकट्ठे होना, ये भी आप कह सकते हैं यहाँ पर असेंबल्ड होना, समन होना, ठीक है। उसके बाद डेट्रीमेंटल का मतलब होता है काजिंग हार्म या डैमेज, नुकसानदेह साबित हो जाना, खतरा जो है वो होना, ठीक है। उसके बाद है हार्मफुल या डैमेजिंग, नुकसानदेह साबित होना। क्रम्बलिंग का मतलब मीन्स होता है कि यहाँ पर ब्रेकिंग अपार्ट और फॉलिंग इनटू पीसेस, टुकड़ों में बढ़ जाना, फ्रेगमेंटेशन, तोड़फोड़ का शिकार हो जाना, यह भी कह सकते हैं। कोलैप्सिंग और डिकेइंग, क्रम्बलिंग। हेरिंग का मतलब होता है यहाँ पर अ टाइप ऑफ स्मॉल फिश, सी के अंदर जो फिश होती है एक स्मॉल, उसको बोला जाता है सर्डेन बोल सकते हैं आप, फिश भी बोल सकते हैं इसको फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड रहने वाला है क्वाम। क्वाम ऑलरेडी जो है आपका, अगर लास्ट 20 इयर्स के सीएसएस के सिनोनिम्स के पेपर्स करें, क्वाम आपको वर्ड मिलेगा यहाँ पर। अ फीलिंग ऑफ द डाउट एंड अनईजीनेस, ठीक है। जो फीलिंग क्या होती है कि डाउट वाली फीलिंग होती है, आपको मशकूकाना आप कह सकते हैं, डाउट या मिसगिविंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड विद इन लिमिट्स, रिस्ट्रिक्टेड और इनक्लोज, ठीक है। अपने क्या रहना, हदूद में रहना, महदूद या महवर में रहना, अपनी सीधी बात बोलूँ तो अपनी औकात में रहना, है ना। तो ये बात है। आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।